दिखाई दे रहा है स्क्रीन? यस मैम, दिखाई दे रहा है। यस मैम। जी भैया, तो मैं आपको यहाँ पे अनार की बीमारियां, उनको कैसे पहचानना है और कैसे उनका समाधान करना है उसके ऊपर बताऊंगी। हालांकि समय जो है वो हम लोगों को शायद आधा घंटा दिया गया है, पर वो कम पड़ता है। मैं कोशिश करूंगी जितना हम बता सकते हैं। तो जैसे कि आप पहचान सकते हैं, जो लोग अनार लगाते हैं, कि ये जो बीमारियां हैं खास जो आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, और जिसमें इसमें आप देखेंगे ये अनार का बैक्टीरियल ब्लाइट है। तो सबसे पहली पहचान इसकी होती है, ये जो पानी की तरह दाग दिख रहे हैं आपको नीचे वाली तरफ, ऊपर दिखता नहीं है सबसे पहली पहचान यही है। तो इसलिए आपका जब नया बाग लगाया है, आपने कहीं से भी प्लांटिंग मटेरियल खरीदा है, तो अगर आपके बाग में बैक्टीरियल ब्लाइट आता है तो आप रेगुलरली, खासकर जो बारिश का सीजन है उसमें आप चेक करेंगे तो नीचे वाली साइड में बैक्टीरियल ब्लाइट जो दिखता है, और इसी को आप लाइट की तरफ करके देखेंगे तो इस तरीके का पीला दिखता है। मैंने इसीलिए दोनों, जो पत्ता ऊपर है वही नीचे है, लाइट की तरफ आप करेंगे तो इस तरीके का पीला दिखता है। और बाद में ये जब ऊपर भी दिखने लगता है तो उसके चारों तरफ आप पानी जैसा दाग देख रहे हैं। इस पानी जैसे दाग का मतलब है ये बैक्टीरियल ब्लाइट है, और इसको भी जब आप लाइट के अगेंस्ट देखेंगे तो इस तरीके का ये पीला दिखता है। बाकी इसके सर्दियों में सिम्टम्स थोड़े कई बार और सीजन के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये वाला सिम्टम जो बीच में है, ये ज्यादातर सर्दी के जो मौसम होता है उसमें रात को ओस गिरती है, और दिन में आप सुबह के यहाँ से एंट्री हो जाता है बैक्टीरिया का। इस वजह से ये सिम्टम्स कई बार थोड़े बहुत डिफरेंट भी होते हैं, और ये भी सब बैक्टीरियल ब्लाइट के ही हैं। मेन इसकी पहचान यही है कि आप धूप की तरफ या लाइट की तरफ करके देखेंगे तो उसके चारों तरफ आपको एक पीला वो दिखता है। फिर ये बैक्टीरियल ब्लाइट आपका फलों के ऊपर है, तो फलों पे भी आप देख रहे हैं पानी जैसा दाग पड़ता है, क्रैकिंग होता है। ये क्रैकिंग सर्दियों वाले मौसम में, जो नीचे वाला सबसे पहला फल है, इसमें देखिए यहाँ पे आके बैक्टीरियल ब्लाइट का इन्फेक्शन है और पूरा फल क्रैक हो चुका है। इसी तरीके से ये जो सफेद दिख रहा है ये भी सब बैक्टीरियल ब्लाइट है। ये सब जो है बैक्टीरियल ब्लाइट स्प्रेड करेगा। इसीलिए जब भी हम कहते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट इन्फेक्टेड ऑर्चर्ड है, तो वहां पे पहले इस तरीके के फलों को निकालें और उसके बाद स्प्रे करिए। नहीं तो आप अगर स्प्रे करते रहेंगे तो आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये एक ऑर्चर्ड है जहां पे मैंने ये बताने के लिए मैंने दिखाया है, जो लोग बिना मतलब के स्प्रे करते हैं वो वहां पे बारिश ना होते हुए भी बारिश का काम करते हैं। ये एक अनंतपुर जगह है, ये महबूब नगर है। महबूब नगर में ये किसी फार्मर का ऑर्चर्ड था, जो वो वैसे स्प्रे कर रहे थे जो किसी काम के नहीं थे, और उसकी वजह से उनका पूरा ऑर्चर्ड ब्लाइट से भर गया। तो इसलिए जो स्प्रे बैक्टीरियल ब्लाइट को कंट्रोल नहीं करता वो स्प्रे आप करेंगे तो वहां पे बैक्टीरियल ब्लाइट फैलने के चांसेस होते हैं, चाहे बारिश ना भी हो तो इसलिए स्प्रे देते वक्त हमें ध्यान देना है। फिर जो कि बैक्टीरियल ब्लाइट का जो अपना डॉक्टर सिंह ने भी बताया है, प्लांटिंग मटेरियल से ये फैलता है ज्यादा। स्टेम के ऊपर आप देख रहे हैं इसके इन्फेक्शन होता है। शुरू में जो इसका इन्फेक्शन है वो पानी जैसे दाग का होता है, फिर काला होता है, फिर कोड़ बन जाता है। जब ये कोड़ बन जाता है तो ये वाले से बीमारी बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं बढ़ती है। हमने इसका पूरा स्टडी यहाँ पे कर दिया। जो कैंकर ये बड़ा हुआ है ये बाद में बुर्शी से हुआ है। शुरू का जो ये था ये बैक्टीरियल ब्लाइट का था, पर उसके बाद सेकेंडरी फंगस आ जाते हैं और उसमें 3-4 फंगस आते हैं, जिसमें एक फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम आता है। तो ये बड़ा कैंकर फंगस की वजह से बना है। तो पुराने ऑर्चर्ड में जिसमें इस तरीके के वो कोड बने हैं, वहां पे भी आप बैक्टीरियल ब्लाइट आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला कोड जो है बैक्टीरियल ब्लाइट को फैलाता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप इसको ऊपर से कवर कर दीजिए बोर्डो पेस्ट के साथ, और अगर आपका प्रूनिंग में कट जाता है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं कटता है तो आप इसके ऊपर बोर्डो पेस्ट लगा दीजिए। बस ये अगर आपका पतली काड़ी पे है तो वो काड़ी पे जब आपके फ्रूट्स आएंगे उन डंडियों पे तो वो टूट सकता है, पर अगर वो मजबूत है और कोड है तो कोई बात नहीं है, वो आपका
प्रॉब्लम आगे क्रिएट नहीं करता है। पर ये जो शुरू के दाग हैं, यहाँ से बैक्टीरियल ब्लाइट फैलता है। तो जब भी हार्वेस्टिंग खत्म होता है, हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद आपको इस तारीख के जो स्टेम्स हैं वो निकाल देने चाहिए, ताकि वो वहां पे बैक्टीरियल ब्लाइट फैलाने का काम ना करें। रूट्स के ऊपर इसका इन्फेक्शन ज्यादातर नहीं मिलेगा आपको जब तक कि उसके ऊपर सॉइल है। अगर सॉइल नहीं है उसके ऊपर, तब ये होता है कि जो ऊपर से बारिश होती है, और अगर आपका वो ऑर्चर्ड में और उसके ट्री में, फलों में या पेड़ के ऊपर बैक्टीरियल ब्लाइट है, बारिश के साथ वो इसके ऊपर गिरेगा और वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है। पर फिर भी ये अंदर नहीं जाता है, ये सिर्फ उसी वाले जड़ को खराब करेगा जिस जड़ पे इसका इन्फेक्शन गया है। तो अगर आपका सॉइल से वेल कवर्ड सॉइल है, रूट्स है, तो आपका कोई प्रॉब्लम रूट्स पे नहीं आता। कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं सर्कोस्पोरा स्पॉट से। तो आप दोनों का फर्क ये है कि सर्कोस्पोरा स्पॉट में क्रैकिंग नहीं होता, और इसमें आप चाहे छोटा क्रैक हो, क्रैक जरूर दिखता है। दूसरा ये है कि आप फलों को जरा सा पानी से भिगो, चाहे फल हो चाहे आपके ये हो पत्ते हो, आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये बैक्टीरियल ब्लाइट है कि नहीं। अभी कल ही किसी फार्मर ने पूछा था, उनको बताया, उन्होंने टेस्ट करके भी देखा, तो उनको एकदम से समझ आ गया कि बैक्टीरियल ब्लाइट है कि नहीं। फलों को जरा सा पानी से गीला करिए और उसको पॉलीथीन बैग में बंद कर दीजिए। चाहे वो पत्ते हैं तो पत्ते भी, काफी सारे पत्ते जो इन्फेक्टेड पत्ते हैं उनको लीजिए, एक बारी पानी में गीला करके उसको, एक ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए, बस पत्ता गीला होना चाहिए, और उनको एक पॉलीथीन में बंद कर दीजिए। रात को बंद करिए, सुबह देखिए तो आपको वो पत्ते या जो फल है चिपचिपा नजर आएगा। अगर वो छूने से चिपचिपा नजर आता है छूने से, तो इसका मतलब वो बैक्टीरियल ब्लाइट है। अगर नहीं तो वो फंगस का है, बुर्शी का है, सर्कोस्पोरा स्पॉट है। ये फर्क भी आप लाइट में भी देख सकते हैं। सर्कोस्पोरा स्पॉट को आप लाइट की तरफ देखेंगे तो उसके चारों तरफ कोई पीला रिंग नहीं दिखता है, पर ये आप बैक्टीरियल ब्लाइट का देखेंगे तो इस तरीके का रिंग, लाइट दूसरी तरफ से लाइट पड़ रही है तो आप देखेंगे ये एक पीले रंग का रिंग है। तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि ये बैक्टीरियल ब्लाइट है कि ये सर्कोस्पोरा स्पॉट है। फिर ये बैक्टीरिया से होता है, जैसा कि मैंने सबको ही पता है, ये ज़ैंथोमोनास बैक्टीरिया से होता है, और ये एक स्पॉट से करोड़ों बैक्टीरिया निकल सकता है। इसीलिए हम कहते हैं पत्तों को तो हम नहीं निकाल सकते, फल को अगर इन्फेक्टेड है तो जब भी आप देखें तो फलों को निकाल के ही स्प्रे लेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव मिलता है। और आप ये जो देख रहे हैं ऊपर, ये हम लोग माइक्रोस्कोप में ही देख पाते हैं। ये इतना छोटा होता है कि ये हमने सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट काट के रखा है तो उसमें से करोड़ों बैक्टीरिया निकल रहा है। तो आप सोच सकते हैं अगर आपके बाग में अगर एक फल भी इन्फेक्टेड टंगा हुआ है तो कितने करोड़, बहुत सारे करोड़ बैक्टीरिया निकलते हैं, जिसमें से अगर 1 लाख बैक्टीरिया भी ऐसा होगा जो बैक्टीरिया मतलब मरता नहीं है तो वो इन्फेक्शन कितना कर सकता है। इसीलिए ऑर्चर्ड में बैक्टीरियल ब्लाइट अगर आया है तो कम से कम जो फल इन्फेक्टेड है उनको निकाल के मिट्टी में गाड़ दीजिए और मिट्टी उसको सड़ने दीजिए। मिट्टी में वो 1 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहता है। ये मैं दिखाना चाह रही थी बैक्टीरिया की किस तरीके का होता है। ये आप लोग नहीं देख सकते हैं, हमको भी माइक्रोस्कोप, जो स्पेशल माइक्रोस्कोप होता है उसमें ये 1000 टाइम से ऊपर बड़ा है साइज। ये आप देखिए, ये बैक्टीरिया है और इसके ऊपर एक ये धागा है। ये जो धागा है इसी के साथ ये तैरता है पानी में, और एक जब आपका पानी स्प्रे होता है पानी में निकल के ये इधर उधर जाता है फलों पे और बाकी जगहों पे, और हवा उसको साथ में उड़ा के ले जाती है अपने साथ, दूसरी जगह तक पहुंचाती है, या कीड़े वगैरह उसको दूसरी जगह तक पहुंचा देते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि क्या क्या कारण इसको फैलाने के होते हैं। स्टेम कैंकर जो हम बोलते हैं, स्टेम कैंकर जैसे मैं दिखा चुकी हूँ कि इससे बहुत ज्यादा नहीं फैलता है, पहले वाला जो है इससे ज्यादा फैलता है। डॉर्मेंट बर्ड्स मतलब जहां से आपके नए स्टेम्स वगैरह निकलते हैं, तो एक सीजन से दूसरे सीजन तक ये जिंदा कैसे रहता है। हालांकि ये बैक्टीरिया ऐसा नहीं है कि इसके चारों तरफ एक वॉल बनाई जाती होती है कईयों में, जो कि बहुत स्ट्रांग वॉल होती है और टूटती नहीं, पर इसमें वैसी वॉल नहीं है। इसको अगर पानी नहीं मिला तो ये आराम से मर जाता है, और इसको धूप पड़ जाए, पानी इसको मिल जाए तो ये पानी मिलेगा तो जिंदा रहेगा, नहीं मिलेगा तो ये मर जाता है। इसीलिए बार बार स्प्रे जब आप करेंगे तो इसको पानी मिलता रहेगा और ये जिंदा रहेगा। तो ये डॉर्मेंट बर्ड्स में ये जिंदा रहता है, और इन बर्ड्स में अगले सीजन में यहीं से बीमारी फैलती है जो हमें पता नहीं चलती। दूसरा, जो लोग ऑर्चर्ड में ही फल निकाल के ऊपर ही फेंक देते हैं, जब तक कि फल पूरी तरह से सड़ेगा नहीं तब तक वहां से इन्फेक्शन फैलता रहेगा।
और इसी तरह से जो पत्ते पड़े हैं वो। तो ये जब तक कि पूरी तरह से सड़ते नहीं है, इन्फेक्शन फैलाते रहते हैं, तो ये जो इन्फेक्शन है आपको कई कई महीनों तक पड़ा रहेगा। इसलिए इनको हमेशा मिट्टी में दबाना है और दबा के उनको पानी डाल देना है ताकि वो सड़ जाए। तो दूर दूर तक ये जो आपका फल है, फल वगैरह से बहुत दूर तक नहीं जाता है कि फलों पे अगर आपके धुल चुका है फल तो वो आपका बहुत दूर तक नहीं लेके जाता। इन्फेक्टेड प्लांटिंग मटेरियल सबसे ज्यादा कारण है दूर दूर तक फैलाने का, जो कि डॉक्टर एनवी सिंह ऑलरेडी बता चुके हैं। और हवा के साथ ये कोई 100 मीटर तक चला जाएगा, मतलब कि आपके एक बाग में एक दो प्लांट इन्फेक्टेड हैं तो आप ही के बाग में वो एक दो जगह मतलब कि आगे आगे फैलता चला जाएगा। जब आंधी तूफान होती है तो ये 15-20 किलोमीटर तक जा सकता है और वहां पे आपके कुछ ऑर्चर्ड जो भी आसपास होंगे तब इन्फेक्शन वहां पे हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले आपके बाग में कहाँ से आता है, या तो प्लांटिंग मटेरियल और या फिर जो पड़ोस में इन्फेक्टेड ऑर्चर्ड लगा है वहां से बारिश के दिनों में। तो हमेशा जो कई पड़ोस में बाग हमने देखे हैं फार्मर्स के, जो लोग लगा तो है पर उसको निकालते नहीं है, वो जो लगा है लटका रहने देते हैं और कुछ करते भी नहीं है, और वहां से बीमारी दूसरों के ऑर्चर्ड में जाके नुकसान पहुंचाती है। तो ये हम लोगों को, हमारी सरकार को इस चीज का वो लेना चाहिए कि जो लोग इस तरीके का काम करते हैं कि अपना भी कुछ करते नहीं है, दूसरों में बीमारी बढ़ाने का ये सोर्स हो, तो ऐसे ऑर्चर्ड हमें खत्म करवाने चाहिए, वहां से हटवाने चाहिए। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है, करते हैं तो ब्लाइट कंट्रोल होता है। पर अगर आपका अड़ोस पड़ोस में, पर इसका ध्यान रखना है कि जितने भी बाग हैं आसपास में जिनका ब्लाइट है सबको करना है। अगर दो ने कर लिया एक ने नहीं किया तो वहीं से वो सारा फिर से आएगा, फिर भी आपको कंट्रोल अच्छा मिलता है। इनका ही कहना खुद का था, ये जो फार्मर हैं इनके पास एक जगह और था पास में कोई प्लॉट जिसमें इन्होंने ये 6 स्टेप नहीं किया, क्योंकि उस टाइम उन्होंने क्रॉप पकड़ा हुआ था। तो उसमें भी ब्लाइट था, पर उन्होंने कहा कि 2 साल तक उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, तीसरे साल उसी प्लॉट में से इनको इधर प्रॉब्लम आया। तो ये चीजें हमें ध्यान रखने की है कि जितना भी वहां पे आसपास में है उस सबको ये 6 स्टेप करेंगे तो पूरा 100% आप बैक्टीरियल ब्लाइट कंट्रोल कर सकते हैं। तो अस्परजिलस नाइजर का भी जो मैं बता चुकी, काली सेना का बहुत सारे फायदे हैं। मर रोग के लिए तो है ही है, साथ में ये आपका रेजिस्टेंस पावर बढ़ाता है, ग्रोथ को इम्प्रूव करता है, निमेटोड्स के लिए भी प्रिवेंटिव है, विल्ट के लिए भी प्रिवेंटिव है। अगर आप शुरू से इसको साल में 2 बारी डालते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगे ही नहीं। और साथ में ये ग्रोथ कंट्रोल है और रेजिस्टेंस बिल्डअप भी करते हैं, मतलब दूसरी बीमारियों से रोकने के लिए भी शक्ति बढ़ाते हैं। फिर जो है विल्ट का प्रॉब्लम सब लोग बता रहे थे, जैसे कि आपके और सारी जगह इस साल विल्ट का प्रॉब्लम आया है। तो जब भी इस तरीके का पहला सिम्टम आपको नजर आता है, पीलापन, उसी समय आपको ध्यान देना है कि आपको मैनेजमेंट प्रैक्टिस लेना है। पर उससे पहले कारण क्या है ये जान लेना है, क्योंकि ये पीलापन आपके कई कारणों से आ सकता है। हो सकता है कि कोई वहां का ड्रिपर बंद है, हो सकता है कोई न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, हो सकता है कि कोई कीड़ा है जो नीचे आपके स्टेम बोरर वगैरह टाइप का है, और हो सकता है कि रूट्स खराब हो गई हैं विल्ट की वजह से। तो वो आपको देखना है, कई बार पानी ज्यादा होने की वजह से रूट्स खराब हो जाती हैं। तो कारण क्या है पहले आपको समझ लेना है देख के, उसके लिए आपको सबसे पहले उधर की रूट्स चेक करनी है, और उसके बाद आगे उसी टाइम से अगर आप प्रिकॉशन लेते हैं तो विल्ट प्रॉब्लम आगे नहीं आती। जब ये कंडीशन आ जाती है तो ज्यादातर जब एक लाइन में पौधे मर रहे हैं तो ये सेरेटोसिस्टिस विल्ट जो होता है वही इसका मेन कारण होता है। और उसकी पहचान ये है कि जब आप उसको खोल के देखेंगे तो ये देखिए पीलापन ज्यादा बढ़ गया, और कई बार ये जब भूरा काला भी हुआ नहीं है उसी टाइम में ये पीलापन ज्यादा होने की वजह से आप देखेंगे उसमें एक जैसे शराब की खुशबू होती है उस तरह की महक इसको आएगी सूंघने से। तो अल्कोहलिक स्मेल बोलते हैं हम उसको। तो वो अल्कोहल की स्मेल इसमें से आएगी अगर आप देखेंगे, और ये काला पीलापन बढ़ जाता है और बाद में ये ऊपर तक चला जाता है, और ये एक के बाद एक पौधों को मारता जाएगा। ये उसके अलग अलग तरीके के मैं दिखा रही हूँ, ये अलग अलग तरीके के आपकी भाषा में बोलूंगी बीज बनाता है, और एक तरीके का ही बीज बनता है जो कि ये 5 से 6 साल तक जिंदा रह सकता है। इसीलिए जब भी इन पौधों को निकालना है, इन पौधों को बहुत ध्यान से निकालना है, इनको जला देना है, इनको रखना नहीं है, ना दबाना है, क्योंकि मैंने बताया ये जो इस तरीके के स्पोर होते हैं इसके, ये बीज होते हैं, ये इसको फैलाने का काम करते हैं और काफी दिन सालों तक जिंदा रखता है।
तो इनका ये बाकी अलग अलग तरीके के जो इनके बीज हैं, आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी चीज माइक्रोस्कोप में दिखता है, वैसे दिखता नहीं, और करोड़ों इसके उसमें से उड़ते हैं इधर उधर। तो ये सब चीजें कीड़े भी फैलाते हैं इसको। शॉर्ट होल बोरर इसको तरफ अट्रैक्ट होता है, शॉर्ट होल बोरर का भी आपको कई बार इन्फेक्शन साथ में मिलेगा। तो इसका जैसे ही आपको मिलता है उसी टाइम ट्रीटमेंट करना है। कई बार मैंने बताया स्क्लेरोशियम या राइजोकोटोनिया वगैरह से भी प्रॉब्लम आता है, पानी वगैरह आ गया तो रूट्स सड़ जाते हैं, और फ्यूजेरियम भी किसी किसी जगह पे प्रॉब्लम करता है। और ये शॉर्ट होल बोरर जो सेरेटोसिस्टिस का प्लांट है, ये शॉर्ट होल बोरर आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे छेद हुए हुए हैं, ये उसी के कीड़े बरसात में इधर उधर आपको जाते हुए मिलेंगे। ये निमेटोड का है, निमेटोड में भी आप देखेंगे अगर प्लांटिंग मटेरियल में निमेटोड का है प्रॉब्लम, तो आप जब लगाएंगे तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट्स की कमी जैसे सिम्टम नजर आते हैं। और जब न्यूट्रिएंट की कमी दिख रही है तो सबसे पहले रूट्स को चेक करिए, रूट्स में अगर आपको ये छोटी छोटी गांठें दिख रही हैं तो ये निमेटोड की वजह से है। और जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये मोटे मोटी गांठें भी नजर आती हैं। और यहाँ तक कि निमेटोड के प्रॉब्लम में जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है, बड़े पौधों में प्रॉब्लम आता है, तो वहां पे फूल निकलना बंद हो जाता है धीरे धीरे। तो अगर आपके बाग में पूरे साल भर फूल नहीं आ रहा, आपने सब कुछ करके देख लिया, तो ये निमेटोड से एक कारण होता है। उसके लिए आपको फिर निमेटोड का रूट प्रूनिंग करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको फिर निमेटिसाइड वगैरह डाल के पहले ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तब आपको आगे उसमें फल फूल वगैरह मिलेंगे। और ये भी कई फार्मर्स के थ्रू एक्सपीरियंस हुआ है कि उन्होंने जब फोटो भेजे हमें तो पता चला कि वो ये वाला पौधा गुजरात का है, इसमें 1 साल से फूल नहीं आ रहा था। जब उनको निमेटोड का चेक करने को बोला तो ये उन्होंने फोटो भेजे थे कि ये उनके हाल ऐसा था, कारण उसका निमेटोड था, जिसकी वजह से पौधा अच्छा दिखने के बाद भी फूल और फल उसमें नहीं बन रहे थे। और इसमें मिट्टी में एक मेन तो रूट नॉट वाला, ये गांठ बनाने वाला निमेटोड है, उसमें 1-2 निमेटोड और होते हैं जो नुकसान कर सकते हैं, जिनका हमें रूट्स को देख के पता नहीं चलता, पर ज्यादा से ज्यादा नुकसान जो है आपका रूट नॉट निमेटोड से होता है। और ये सेरेटोसिस्टिस के साथ भी मिलेगा आपको, कई बार ये आपको दूसरे बुर्शी के साथ भी मिलेगा निमेटोड, और कभी कभी आपको इसको शॉर्ट होल बोरर वगैरह भी नजर आता है। तो मैनेजमेंट का जैसे कि एक तो है कि जब नया हम लोग लगाते हैं तो आप ये जो है सॉइल सॉलिडाइजेशन करना बहुत अच्छी बात है किसी भी क्रॉप के लिए, सिर्फ इसी के लिए नहीं, कोई भी आप जो एनुअल क्रॉप भी लगाते हैं, अगर आप एक बार ये करते हैं तो 2 साल तक इसका असर रहता है। इसका फायदा ये होता है जितनी भी बीमारियां हैं, निमेटोड है, सबको मारता है, कीड़ों को भी मारता है, पर जो अच्छे वाले इसके होते हैं, जैविक होते हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है। और जिससे कि आपका जो कई जैविक ऐसे होते हैं जो पोटाश के लिए सॉल्युबलाइजेशन बढ़ाता है, नाइट्रोजन अपटेक बढ़ाता है, फॉस्फेट अपटेक बढ़ाता है, और कई जैविक ट्राइकोडर्मा है आपका, ये एस्परजिलस है, या बहुत सारे ऐसे जैविक हैं जो बीमारियों को रोकते हैं, वो सबकी जनसंख्या बढ़ जाती है, और उसकी वजह से आपकी ग्रोथ वगैरह भी जल्दी होती है और अच्छी होती है। मैंने जो पूरा का पूरा तजुर्बा ये पोटैटो पे पूरा किया हुआ है, और उसमें इसका लगभग आपका 30 से 40% तक ईल्ड भी ज्यादा मिलता है, और क्वालिटी इतनी अच्छी मिलती थी उसकी पोटैटो की कि उसके ऊपर जो काले धब्बे या वो आते थे वो बीमारियां बिल्कुल नहीं आती थी, और एकदम अंडे जैसा चमकता था। और जो एक पेड़ में से आप आलू निकालोगे, बटाटा जब करोगे, तो एक पेड़ में से कुछ छोटा मिलेगा, कुछ बड़ा मिलेगा, कुछ बहुत बड़ा, पर जब ये करते थे तो एक जैसे साइज के आपको फल मिलते थे, मतलब वो आलू मिलता था, बटाटा मिलता था, वो छोटे वाले ना के बराबर होते थे, बहुत बड़े वाले भी नहीं होते थे, बीच दरमियानी साइज के ही ज्यादातर मिलते थे। तो ईल्ड भी अच्छा होता था, क्वालिटी भी इंप्रूव होती थी, और 1 साल कर लो तो 2 साल तक इसका इफेक्ट रहता था। इसीलिए हमने अनार में भी करके देखा इसको, और अनार में जो विल्ट वाला प्लॉट था वहां पे ये किया, करने के बाद हमने जब पौधे लगाए तो उसके पौधे अभी तक में भी कोई पौधा मरा नहीं है। तो जैसा कि रेज बेड प्लांटिंग की बात बताई थी, तो रेज बेड पे प्लांटिंग करने से आपको फायदा होता है, पानी ज्यादा नहीं रहेगा और हवा भी अच्छे से लगती है। तो इसके जो ट्रीटमेंट है उसमें 3 तरीके के ट्रीटमेंट हैं जो हमें बहुत अच्छे मिले थे, हमने 17-18 ट्रीटमेंट ट्राई किए थे। तो एक ट्रीटमेंट तो ये है कि पहला ड्रेंचिंग जो है प्रोपिकोनाजोल, जो टिल्ट आप बोलते हो, 2 ml और उसके साथ क्लोरपाइरिफॉस मिला के डालना है, और उसके फिर 1 महीने के बाद ये काली सेना डालना है और जोश डालना है।
एक बारी काली सेना, और दोनों को एक साथ भी डाल सकते हैं 2 बारी, या फिर एक बारी काली सेना डाल के 1 महीने के बाद फिर जोश डालिए, तो इससे भी पूरा विल्ट कंट्रोल होता है। इसमें एक बारी प्रोपिकोनाजोल डालना है। जिन लोगों को प्रोपिकोनाजोल नहीं मिल रहा है, तो सॉरी काली सेना जोश नहीं मिल रहा है, तो आप प्रोपिकोनाजोल क्लोरोपाइरीफॉस का 3 बारी ड्रेंचिंग करिए इसको 20-20 दिन के अंतर पे 2 ml प्रति लीटर से। तीसरा है, इसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इसमें आप जो फॉसिटाइल एल्यूमिनियम एलीट है 6 ग्राम प्रति प्लांट डालना है और 10 लीटर पानी में मिला के, और फॉलिक्योर जो है ये 3 ml एक पौधे को डालना है 10 लीटर पानी में मिला के। तो इसको आपको 2 बारी एलीट डालना है, 2 बारी फॉलिक्योर डालना है, और दोनों को एक बारी एलीट, फिर फॉलिक्योर, फिर एलीट, फिर फॉलिक्योर। तो ये ड्रेंचिंग आप अगर 4 बारी कर देते हैं, इससे भी पूरा 100% डिजीज कंट्रोल आता है। फिर डिजीज कंट्रोल के लिए ड्रेंचिंग करना कैसे है, इस तरीके से करना, कम से कम एक बारी ड्रेंचिंग इस तरीके से करना है। और कई लोगों का ज्यादा होता है तो लोग ड्रिपर से डालते हैं, पर इसका रिजल्ट आपको ज्यादा अच्छा मिलता है। ड्रेंचिंग करने से एक दिन पहले आपको पानी जितना डालना है अच्छे से डाल देना है, अगले दिन ड्रेंचिंग करना है, फिर 2 दिन तक पानी नहीं देना है, ताकि आपका जो इफेक्ट है इसका केमिकल का वो पूरा इफेक्ट मिल जाए। जहां पे ये सब जिंदा पौधा में करना था, जो पौधा मर गया उसके आसपास जो पौधा है वहां पे बीमारी गया होगा, उनको रोकने के लिए, या जहां पे बीमारी अभी एक स्टेम में थोड़ा सा पीलापन शुरू हो गया, वहां पे वो वाला ड्रेंचिंग जो मैंने अभी तक बताया। पर जो पौधा पूरा सूख चुका है उसको निकालना ही अच्छा है। उसको ड्रेंचिंग करके आप करेंगे तो निकल आएंगे, वो बाद में फिर से मरेगा, क्योंकि वो अंदर तक जहां से पानी और न्यूट्रिशन जाता है ये फंगस वहां चला गया है और उसको ब्लॉक कर दिया है। तो उसको आप ट्रीटमेंट मत करिए, वेस्टेज मत करिए, वहां पे उस पौधों को निकालिए और वहां पे फॉर्मल्डिहाइड का ड्रेंचिंग करिए, 50 ml प्रति लीटर के हिसाब से डालिए, और 10 लीटर सोल्यूशन डाल के उसको उसी टाइम बंद कर देना है, झाँप देना है। अंदर गैस की वजह से वो दूर दूर तक चला जाता है और उसको सारे बीमारी को मार देता है। पर इसको जिंदा पौधे में अगर गया तो वो जिंदा पौधे को सुखा देगा। इसलिए ध्यान रखना है कि जो पौधा मरा है उसी को डालना है, और इसके बीच में आप एक ट्रेंच बना सकते हैं ताकि इधर का पानी उस साइड बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये हमारा वेबसाइट पे भी आपको पूरा मिलेगा। ये मैंने दिखाया कि ये हमने जहां जहां किया था, जो पौधे बाद में लगाए, और एंड तक ये हमको पैदावार देते रहते हैं। तो ये वही एक डायग्रामेटिक है कि ये जो पौधा मर चुका है, ये लाल वाले पौधे मर चुके हैं, जो वहां पे फॉर्मल्डिहाइड डालना है। जहां पे आधे पौधे मर चुके हैं, मतलब कि दो स्टेम मर चुकी हैं, वहां पे भी आपको फॉर्मल्डिहाइड डालना है। पर जहां पे बाकी जगह है जहां पे अभी पीलापन शुरू हो गया, या बीमार पौधों के चारों तरफ अच्छे पौधे हैं, उनको आपको जो मैंने बताया प्रोपिकोनाजोल का ड्रेंचिंग, या एलीट फॉलिक्योर का ड्रेंचिंग, या फिर काली सेना जोश के साथ, तो ये तीनों में से लेना है। निमेटोड के लिए जो है रेस्ट पीरियड में, तो जैसे बताया, ये काली सेना, अस्परजिलस नाइजर, ग्लोमस के साथ लेना है, पैसिलोमाइसिस ले सकते हैं, ट्राइकोडर्मा हजियानम ले सकते हैं। पर इसका ध्यान रखिए, जो भी आप डाल रहे हो उसका आपको इफेक्ट पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है मार्केट में जो ब्रांड मिल रहे हैं सब आपके, कईयों में कुछ होता ही नहीं है। तो आपको क्वालिटी वाइज श्योरिटी होना चाहिए कि क्या है उसमें। अस्परजिलस नाइजर का एक ही ब्रांड है और वो अच्छा काम कर रहा है, कोई और ब्रांड है ही नहीं। इसी तरह से ग्लोमस का जो मैंने बताया था जोश अल्ट्रा है, तो वो भी अच्छा काम कर रहा है। पैसिलोमाइसिस, ट्राइकोडर्मा, स्टेन्स वगैरह कंपनी के भी हैं कुछ अच्छे। IHR का भी कुछ प्रोडक्ट, ट्राइकोडर्मा का भी शायद आया है कि नहीं, पर उनका एक प्रोडक्ट काफी अच्छा काम कर रहा है। क्रॉप सीजन में निमेटोड्स के लिए अगर आपको डालना है, तो जैसे उस टाइम आप लोग कह रहे थे ये कॉस्टली तो है, निमिट्स है और वेलम प्राइम है, तो ये दोनों कॉस्टली हैं, पर इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अगर आप एक बार ही डालते हैं तो वो निमेटोड कंट्रोल आपको सीजन में एक ही बार डालना है। वो जैसे कि निमिट्स पड़ता है वो 40 ग्राम एक प्लांट में पड़ता है, वेलम प्राइम 2 मिलीलीटर प्रति प्लांट पड़ता है, पर दोनों कॉस्टली जरूर है पर इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। हैदराबाद में एक फार्मर थे जिनका 2 साल या 3 साल से वो कह रहे थे फूल ही नहीं निकल रहा है। उन्होंने जब ये सर्दी का मौसम आ गया, जब इनका हार्वेस्टिंग खत्म होता है उसके बाद उन्होंने रूट प्रूनिंग किया। रूट प्रूनिंग करके एक बारी निमिट्स का डाला, अगले साल उनका पूरा फलों से भर गया था। तो इसका रिजल्ट अच्छा है। अगर आप लोग का प्रॉब्लम कुछ इस तरीके का है कि
आ चुका है, आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो चुका है, तो निमिट्स और वेलम प्राइम का इस्तेमाल करिए। नहीं तो एजाडिरेक्टिन 1% 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से भी ड्रेंचिंग आप कर सकते हैं अगर हल्का फुल्का प्रॉब्लम है। और जो वो डालते हैं हम लोग, नीम केक वगैरह डालते हैं, वो रेगुलरली डालिए। और निमेटोड्स वगैरह का ज्यादा आने के बाद निमिट्स या वेलम प्राइम का इस्तेमाल करिए। एक और थायोकार्बोनिक एसिड का रिजल्ट अच्छा है, पर इसका हमको अभी 1 साल और ट्राई करना है। पर प्रिवेंटिव में जैसे मैंने बताया, आप शुरू से जैविक हर साल में 2 बारी डालेंगे तो ये सब प्रॉब्लम आपको आएगा ही नहीं। इंटरकल्चर नहीं लगाना है। कई लोग शुरू में इंटरकल्चर क्रॉप लगाते हैं, बीच में ये जो लगाते हैं, ये सब क्रॉप से निमेटोड बढ़ जाता है। तो ये जो भी दिख रहे हैं ये निमेटोड बढ़ाते हैं, तो पहले 2 साल में बहुत लोग लगाते हैं, इनको नहीं लगाना है। इंटरक्रॉप में जो लगा सकते हैं, वीट, बाजरा, सोरगम, ये स्वीट, ये मक्का, और ये सेसबेनिया जो होता है, झेंडू वगैरह लगा सकते हैं। और सॉरी, ये क्या बोलते हैं आप, सेसबेनिया लगाना है। मस्टर्ड भी आप लगा सकते हैं। झेंडू बहुत अच्छा काम करता है, पर झेंडू में भी अफ्रीकन मैरीगोल्ड वैरायटी काम करती है, सारी वैरायटीज काम नहीं करती। तो अफ्रीकन मैरीगोल्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं इंटरकल्चर क्रॉप में। तो विल्ट कंट्रोल के लिए आपको जैसे बता दिया, तो वो आप इस्तेमाल शुरू से प्रिवेंटिव में जैविक करेंगे तो प्रॉब्लम ही नहीं है। आता है तो आपको जो कंट्रोल मेजर बताए हैं वो लेने पड़ेंगे। फंगल स्पॉट्स में आपको अल्टरनेरिया का लीव्स के ऊपर भी आता है, सर्कोस्पोरा का आता है, उसके बाद फ्रूट के ऊपर भी सर्कोस्पोरा और कॉलेडोट्राइकम के स्पॉट्स भी आते हैं। और आप देखेंगे कि इनके भी हर चीज के बीज बनते हैं। कोई भी बीमारी है वो अपने तरीके से फैलती है, वो बीज बनते हैं जो हमको दिखते नहीं। इसीलिए अगर बीमारी है तो वहां से वो अगर हम स्प्रे नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम बढ़ता जाता है। ये स्कैब जो सबसे ज्यादा आजकल बढ़ रहा है, और वो फूल निकलने से लेके हार्वेस्टिंग तक कभी भी आ जाता है। इसके लिए कैब्री टॉप बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर आप कैब्री टॉप का स्प्रे लेते हैं तो ये आपका पूरा चेक में रहता है। कई बार ये इसको भी लोग फंगस समझते हैं, पर ये आपका स्केल इंसेक्ट का है, और कभी कभी दूसरे इंसेक्ट्स की वजह से भी रेड रेड हो जाता है। तो आप ये चीज कंफर्म कर लो, ये स्केल इंसेक्ट या दूसरा इंसेक्ट का प्रॉब्लम तो नहीं है। फल कुछ ये भी कॉलर रॉट है जो कॉलेडोट्राइकम या कोनियला से होता है, और ये भी आजकल काफी प्रॉब्लम हो रहा है। ये अलग अलग तरीके के सिम्टम अलग अलग मौसम में और अलग अलग जगह बनाता है। कभी कभी एस्परजिलस और पेनिसिलियम रॉट भी आता है। पिछले वर्ष में पूरे साल बारिश हुई है, तो इसमें ये वाला प्रॉब्लम पिछले साल काफी ज्यादा लोगों को मिला है। पर उसमें यह था कि बाहर से फल अच्छा था और अंदर से फल खराब था। तो ये प्रॉब्लम आपको फूल के टाइम ही कुछ बीमारियां एंटर कर जाती हैं, जिसमें से हमको इस साल पेनिसिलियम एस्परजिलस भी मिला। और ये बीमारी हमेशा अल्टरनेरिया की जो है, ये हार्ट रॉट बोलते हैं, ये फूल निकलने के टाइम ही अंदर जाता है, और बाद में वो बाहर से तो फल अच्छा होता है और अंदर से खराब हो जाता है। मौसम और कंडीशन मिलने के बाद वो अंदर से फल खराब करता है। तो फूल निकलने के टाइम 2 स्प्रे बहुत आवश्यक है। जब फूल का अगर आपका स्टैगर्ड फ्लावरिंग हो रही है, बैचेस में फ्लावरिंग आ रही है, तो आपको ज्यादा स्प्रे लगेंगे। अगर आपका फ्लावरिंग यूनिफॉर्म आ रहा है तो 2 स्प्रे फ्लावरिंग के टाइम अगर आप लेते हो तो आगे के आपको काफी सारे प्रॉब्लम्स कम मिलते हैं। तो इसमें लगभग 11 फंजीसाइड ऐसे हैं जो हम लोगों को अच्छा रिजल्ट मिला है, जिसमें कि ये आप देख रहे हैं, मैंडीप्रोपामिड है, मेटीराम है, और इसके अलग मतलब मैंडीप्रोपामिड रिवर्स के नाम से आता है। आपका कैब्री टॉप मैंने बताया, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो इसको आप अवश्य करें। और स्कैब के लिए तो बहुत ही अच्छा है, साथ में ये फुट रॉट वगैरह के लिए भी काम अच्छे करते हैं। तो ये जितने भी हैं आपके हैं, फोलियो गोल्ड का है, लोकल है, मर्जर अवतार है, कोनिका का बहुत अच्छा रिजल्ट है काफी सारी बीमारियों के लिए। इसमें कॉपर तो है ही है, इसके साथ कसुगामाइसिन है, तो इनका बहुत अच्छा रोल है बीमारी, बुरशी रोगों को, फंगल प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने में। तो कोनिका का स्प्रे, कैब्री टॉप का स्प्रे, रिवर्स का स्प्रे, और ये 11 के 11 जो है, बोडो मिक्सचर भी उसमें 0.5% आता है, मर्जर अवतार वगैरह भी हैं। तो आपको ये स्प्रे लेने हैं, अवश्य लेने हैं। जैसे कि मैंने बोला, बारिश वगैरह का मौसम है तो उसमें 7 दिन में आप या 10 दिन में एक बार स्प्रे, तो एक फंजीसाइड का स्प्रे तो लेना ही है 15 दिन में कम से कम। और उसके अलावा बीमारी जो ज्यादा दिख रही है तो जल्दी लेना, फिर 1 हफ्ते में लेना पड़ेगा अगर बीमारी आ गई है। जिसमें कि अगर
फ्रूट स्पॉट है तो कोई बात नहीं, पर अगर आपका फल कुछ है तो फल कुछ वाले मतलब फ्रूट रॉट वाले फल निकाल के उनको आपको जला देना, उनको मिट्टी में भी मत गाड़िए, उनको जला दीजिए। पर आपको ये स्प्रे फूल निकलने से पहले से ही शुरू करना चाहिए और 2 स्प्रे फ्लावरिंग के टाइम जरूर लेने हैं। और ज्यादातर स्प्रेस जो है महीने हार्वेस्टिंग से लगभग 60 दिन पहले बंद करना है। अगर आपको एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्शन करना है तो लास्ट 2 महीने में सिर्फ कॉपर का इस्तेमाल आप कर सकेंगे। हालांकि मेंडिप्रोपामिड का भी ज्यादा दिन नहीं होना चाहिए, पर इसका हम टेस्टिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया है कि ये 100 दिन पहले भी करो तो भी थोड़ा बहुत आता है रेसिड्यू में। तो मैं ये सब आपको बता चुकी हूँ कि 2 स्प्रे जो है फूल निकलने के टाइम जरूरी है। उसके बाद 15 दिन के इंटरवल पे स्प्रे ले लीजिए। स्प्रेडर स्टिकर जरूर मिलाइए, जरूरत के हिसाब से। अगर बीमारियां नहीं है तो ज्यादा स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, तब आप बोर्डो का स्प्रे लीजिए और बाकी स्प्रे का तभी इस्तेमाल करिए जब आपको जरूरत है। पर अगर आपको पता है आपके बाग में कोई फंगल प्रॉब्लम भी पिछले साल में थी तो उसका भी 1-2 प्रिवेंटिव स्प्रे पे आप ध्यान दीजिए। और कोई भी स्प्रे जो है सीजन में 2 बारी से ज्यादा नहीं लेना है, एक्सेप्ट कॉपर को। कॉपर को आप ले सकते हैं क्योंकि उसका रेसिड्यू लेवल बहुत हाई होता है, वो 20 ग्राम पर केजी तक का अलाउड है, पर बाकी का रेसिड्यू लेवल लो होता है। तो 2 स्प्रे से ज्यादा आप लेंगे तो प्रॉब्लम होगा। और हमने पूरा एक एडहॉक लिस्ट ऑफ फंजीसाइड डाला है एक्सपोर्ट के हिसाब से, उसको आप देख लीजिए कि कौन सा स्प्रे कब बंद करना है, उसमें पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। कभी कभी ये केमिकल पेस्टिसाइड्स की इंजरी होती है जो लोग बीमारी समझते हैं, पर इसको आप देखेंगे जिस डायरेक्शन में फल लटका है उसी डायरेक्शन में पहले वो हरा हो जाता है और वहां पे फिर काले स्पॉट्स आते हैं। तो आप ज्यादातर देखिए जब इस तरीके से ये होता है तो ये फंजीसाइड का होता है। और ये जहाँ पे कभी कभी फल ऐसे होता है तो वहां पे भी स्पॉट पड़ जाता है जहाँ पे पानी रुका रहा। कारण इसका क्या होता है? मेन कारण होता है पीएच। पीएच अगर आपका 6.5 के नीचे चला गया, खासकर कॉपर का, तो बहुत इस तरीके के प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं। तो आपको एक तो कई लोग क्या करते हैं, पानी का पीएच ज्यादा है तो वो बिना देखे ही सिट्रिक एसिड साइट्रिक एसिड डाल देते हैं, और जब आप दूसरे केमिकल मिक्स करते हो उसकी वजह से उसका पीएच और लो चला जाता है। तो हमने कई बार देखा है कि हमारे पानी का पीएच 8.5 है, जब हम 2 या 3 केमिकल और ये जो अपना स्प्रेडर स्टिकर मिलाते हैं उसके बाद उसका पीएच जो 8.5 पे था तो काफी बारी वो 7.5 पे चला जाता है। तो आपको बहुत ज्यादा ये केमिकल जो साइट्रिक एसिड है बिना देखे मत मिलाइए। पीएच चेक पूरा सॉल्यूशन बनाने के बाद ही चेक करके बनाइए। और पीएच 6.5 के नीचे चला गया तो नुकसान ज्यादा होता है। 7.5 के ऊपर पीएच होगा तो पौधा उस केमिकल का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाता है, एब्जॉर्प्शन कम होता है। तो इसलिए 6.5 और 7.5 के बीच का पीएच ठीक रहता है। तो ये सब मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ये टॉक्सिसिटी का कारण क्या क्या हो सकता है केमिकल्स का। फाइटोप्थोरा ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कहीं पे प्रॉब्लम है, पर जब भी ये होता है तो 3-4 दिन में पूरा बाग खराब कर देता है। और इसके जो स्पोर हैं इसके भी सॉइल में रहते हैं, तो जिसके बाग में भी ये प्रॉब्लम आता है उसको उसी जैसे ही ये प्रॉब्लम आता है सॉइल के ऊपर उसको स्प्रे कोई ले लेना चाहिए। रिडोमिल से ये अच्छा कंट्रोल होता है। और ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है ये कई लोग यूज कर रहे हैं, पर हम लोगों को तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला किसी भी बीमारी के लिए, पर काफी लोग हाइड्रोजन परऑक्साइड वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर का आप कर सकते हैं 25 किलो 1000 लीटर में डाल के। जैसे ही आपको दिखता है ये बीमारी आया है तो मिट्टी में जब भी इसका बीज जाएगा तो वो कई सालों तक जिंदा रहता है। अगले सीजन में आप देखोगे जो फल नीचे लटक रहे हैं उसमें पहले अटैक होता है, वो क्योंकि मिट्टी में है। तो इसलिए मिट्टी के ऊपर ब्लीचिंग पाउडर का 25 किलो 1000 लीटर में डाल के ऊपर 1 इंच या 2 इंच का सॉइल गीला कर दो, वो रूट्स पे नहीं जाएगा और ऊपर ऊपर जो ये फंगस गिरा है उसको मार देगा। इसके लिए जैसा कि मैंने बताया मेटालेक्सिल और मैनकोजेब अच्छे हैं, और उनका कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट जो है रिडोमिल के नाम से है वो भी अच्छा है। फर्सिटाइल एलीट भी इसमें काम करता है, तो ये स्प्रेज आप ले सकते हैं। फिर ये जो डिसऑर्डर्स हैं एबायोटिक क्रैकिंग, कई बार लोग इससे भी कंफ्यूज करते हैं, पर जब तेलिया की बैक्टीरियल बाइट से होता है तो एक काला धब्बा दिखता है और इस वाले में काला धब्बा नहीं दिखता।
तो इसके कारण क्या होते हैं कि दिन और रात के टेम्परेचर में जब बहुत ज्यादा फर्क होता है, कई लोग जो हस्तबहार लेते हैं उसमें रात का टेम्परेचर बहुत लो गया और दिन का बहुत हाई है, बाहर का एटमॉस्फेयर आपका जो है सूखा हुआ है, उसमें जब आपने पानी एकदम से डाला तो ज्यादा पानी डालने से क्रैकिंग हो जाएगी। तो पानी का रेगुलेट करना है कि आपका सॉइल में मॉइस्चर बना रहे, जिसकी वजह से आपके बाग में भी मॉइस्चर बना रहेगा, ह्यूमिडिटी नमी बनी रहेगी और क्रैकिंग फिर कम होगी। दूसरा, आप उसको कई लोग प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन भी कर देते हैं, ऊपर से ढक देते हैं, तो ताकि नमी बनी रहती है और क्रैकिंग फिर कम होती है। तो सबसे अच्छी बात तो इसमें होती है, अगर आपका प्रूनिंग अच्छा है और सेटिंग अंदर वाली साइड है तो आप इसको अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हो या फिर बैगिंग कर सकते हो। और स्प्रेज में इसमें बोरिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, 3-4 स्प्रे, जिंक सल्फेट का स्प्रे है और जो कि हमारे शेड्यूल में ऑलरेडी पड़े हुए। और इसके अलावा जिब्रेलिक एसिड का 50 ppm का स्प्रे भी काम करता है, जो कि हमारे शेड्यूल में ऑलरेडी है। ये 70 से 125 दिन के बीच में 2 स्प्रे लेने हैं, इससे कि स्किन जो इसकी छाल जो होती है वो मुलायम रहती है, फिर ये फटता नहीं है। फिर ये काला हो जाने का भी जो है, इसमें भी प्रूनिंग मेन काम करती है। और इसको अगर आप बटर पेपर बैग से कवर करते हैं या पॉलीप्रोपाइलिन बैग से भी कवर करते हैं तो ये आपका कम नहीं होता है। और सबसे अच्छा बटर पेपर बैग का काम होता है, जो नीचे से खुला होना चाहिए, और आप बटर पेपर बैग का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिलता है। ये भी जो इंटरनल ब्रेकडाउन है हाई टेम्परेचर में होता है, जब सूखा होता है, और जब आप मैच्योरिटी के बाद ज्यादा दिन तक इसको पेड़ पे रहने देते हैं तो अंदर से दाने इसके खराब होने लग जाते हैं। तो ये दानों में बीमारी नहीं है, इसको इंटरनल ब्रेकडाउन बोलते हैं। और ये जो है, ये भी आपके अंबे बहार में ज्यादा मिलता है, या हस्त बहार का जिसका डिले हो जाता है, लेट हो जाता है, उसमें भी ये थोड़ा बहुत मिलता है। तो इसमें आपको ये देखना है कि जो इस तरीके के बाहर फल लटक रहे हैं उसमें ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है, पर जब आप इस तरीके के देख रहे हैं, ऊपर से तो सारी इसकी प्रोटेक्शन मिली और अंदर के फल हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लम आपको ज्यादा नहीं मिलेगी। तो सेटिंग जब अंदर वाली साइडों में होती है तो आपको वो प्रूनिंग के ऊपर डिपेंड करता है सेटिंग वगैरह। तो प्रूनिंग अगर आपकी सही है तो आपको काफी अच्छा इससे प्रोटेक्शन मिल जाता है। और ये सेटिंग का भी आप देखेंगे जिसमें हमने कवर किया हुआ था, उससे बहुत ही अच्छा इसका प्रोटेक्शन होता है। दूसरा भी काफी सारे ये केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स बैन हो सकते हैं, चल रहा है, अभी हुए नहीं है, तो इसका हमें ध्यान रखना है कि हम इस्तेमाल करें पर बहुत ज्यादा ला के ना रखें, क्योंकि कभी भी अगर बैन हो गए तो आपको नुकसान होगा। ये पूरा हमारे आपको एडॉक लिस्ट में केमिकल्स का लिस्ट मिल जाएगा। दूसरा, ये केमिकल का सोल्यूशन बनाने का कई बार लोगों को प्रॉब्लम आता है। तो ये आप अगर देखेंगे कि ये इधर पीपीएम वाले सोल्यूशन दिए हैं, अगर 10 ppm 20 ppm लिखा गया है तो आपको 100 लीटर पानी में कितना, 10 ppm का मतलब एक, जो चाहे ग्राम है या ml है, 1 ग्राम या 1 ml जो भी लिक्विड सॉलिड है उसके हिसाब से 100 लीटर पानी में डालेंगे तो 10 ppm, 2 डालेंगे तो 20 ppm, 10 डालेंगे तो 100 ppm। इस तरीके से पूरा आप देख सकते हैं। इसी तरह से परसेंटेज वाला में भी है, 0.1% का मतलब है कि आपको 100 लीटर में आपको कितना ग्राम डालना है, 100 ग्राम डालना है। इसी तरीके से आपको 5 जो % है उसमें आपका 5 किलो पड़ जाएगा 100 लीटर में। तो ये आपको सोल्यूशन बनाने के लिए एक टेबल है, आप इसका फोटो ले सकते हो और कर सकते हो इसको। सैलिसिलिक एसिड जो है पानी में आराम से घुलता नहीं है, या तो पानी गर्म होना चाहिए या फिर आप उसको 30 ग्राम को 250 ml इथेनॉल में लेके पहले घोल लो और फिर उसको 100 लीटर पानी में आप डाल सकते हो। और या फिर एक और आसान तरीका है, स्प्रेडर स्टिकर को पहले आप 100 लीटर पानी सोल्यूशन बनाना है तो 2 लीटर पानी में जो है आपका जो ये लगना है, स्प्रेडर स्टिकर जितना पड़ना है, 50 ml स्प्रेडर स्टिकर 2 लीटर पानी में या 1 लीटर पानी में डालो, सैलिसिलिक एसिड 30 ग्राम दूसरे डब्बे में डाल के, और ये वाला सॉल्यूशन आप उसको डाल के हिलाते जाओ। वो जब पूरा मिल जाएगा तो उसको 100 लीटर पानी में आप डाल दो। तो इस तरीके से आप इसको सैलिसिलिक एसिड को घोलोगे तो पूरी तरह से आप घोल पाओगे। वैसे जो भी पैकेट होते हैं उसके पीछे भी उन्होंने उसका घुलने के बारे में लिखा होता है। बोडो मिक्सचर बनाने के लिए एक चीज ध्यान रखनी है, लोग 1 किलो कॉपर सल्फेट 1 किलो लाइम डाल देते हैं, उससे पीएच आपका 14 के आसपास चला जाता है, फिर आपको बहुत सारा कॉपर सल्फेट डालना पड़ता है। तो आपको 1 किलो कॉपर सल्फेट डालना है, 300 से 400 ग्राम आपका ये चूना पड़ेगा। वो
आपके पानी के पीएच के ऊपर होगा। पानी का पीएच आपका ठीक है तो 300 ग्राम से ज्यादा नहीं पड़ेगा। पानी का पीएच का प्रॉब्लम है आपका तो 400 ग्राम तक भी पड़ सकता है, या आपका चूने की प्योरिटी कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। तो आपको दोनों चीजों को लेके अलग अलग रात को पानी में भिगो देना है, और अगले दिन दोनों को, जैसे 10 लीटर पानी में आपने 1 किलो कॉपर सल्फेट भिगोया, 10 लीटर पानी में अलग से आपने चूना भिगो दिया, अगले दिन 80 लीटर पानी जो आपके पास दूसरे प्लास्टिक के टैंक में रखना है, इन दोनों को धीरे धीरे डालते जाना है और हिलाते जाना है, ताकि आपका वो सॉल्यूशन पूरा अच्छा सा मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद आपको क्या करना है, दूसरे दिन में मिलाने के बाद पीएच चेक करना है। पीएच चेक करना है आधे घंटे मिक्स करने के बाद। एकदम पीएच चेक करोगे तो पीएच आपका बार बार ऊपर नीचे जाएगा। आधे घंटे के बाद आप पीएच चेक कर लो। पीएच आपको लग रहा है ज्यादा है तो थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन बचा के रखो चूने का और कॉपर का। पीएच आपका 7 के ऊपर चला गया तो चूने वाला सॉल्यूशन मिक्स करो, और अगर आपका पीएच 7 के नीचे चला गया, 7 के नीचे चला गया तो चूना वाला मिक्स करना है, और 7 के ऊपर चला गया तो कॉपर वाला सॉल्यूशन आपको मिक्स करना है पीएच कम करने को। पीएच कम करने को कॉपर, पीएच बढ़ाने के लिए चूना मिक्स करके उसको बढ़ाना है। और उसके बाद आप लोहे की कोई चीज उसमें डिप करके देखिए, लोहे का उसमें जंग लग गया तो इसका मतलब आपको उसमें चूना और डालना है। अगर आपने पीएच चेक कर लिया, पीएच आपका 7 आना चाहिए। पीएच मीटर जो आजकल पेन वाले हैं वो ले लीजिए, उससे पीएच ठीक होता है। कागज वाला पीएच कई बार ठीक नहीं होता, तो अगर आप कागज वाले पीएच से पीएच चेक कर रहे हैं तो ये जो मैंने बताया है, कोई लोहे की चीज को डिप करके देखिए, उसमें जंग नहीं लगना चाहिए। जंग लग रहा है तो चूना और डालिए, नहीं तो वो पौधे को नुकसान पहुंचाएगा। और दूसरा ये फ्रेश बनाना है और उसी दिन डालना है। अगर आपको पेस्ट बनाना है तो पेस्ट में आपको 1-1 किलो ही लेना है। 1 किलो चूना, 1 किलो ये कॉपर सल्फेट, दोनों को आप 10 लीटर बनाना है तो आपको जो 10% बोडो पेस्ट बनाना है, उसके लिए 1 किलो चूना 5 लीटर पानी में भिगोइए, 1 किलो कॉपर सल्फेट 5 लीटर में मिलाइए, अगले दिन दोनों को मिक्स कर दीजिए। तो इसमें पीएच चेक नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपका गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा। पर अगर आपने दोनों पेस्ट बनाने के लिए उसी दिन, जिस दिन पेस्ट बना रहे हो उसी दिन सीधे घोला तो आपका पेस्ट गाढ़ा नहीं बनेगा, वो पतला पेस्ट बनेगा। तो गाढ़ा पेस्ट बनाना है तो एक दिन पहले से ही आप उसको भिगो के रखेंगे तो अगले दिन अच्छा पेस्ट बनता है उसका। दूसरा, अभी हम लोगों ने एक डालिम मित्र प्लेटफॉर्म शुरू किया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो इसको आप गूगल में डालेंगे, डालिम मित्र करके भी डालेंगे तो आ जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ये हम लोग ने तरल इन्फोटेक के साथ मिलकर कर रहे हैं, और इसमें हम लोग जो भी लोग कनेक्ट होंगे इसमें भी सारी एडवाइजरी भी जाएगी। हर 15 दिन में कोई ना कोई आर्टिकल जाएगा अनार के ऊपर, अलग अलग चीजों के ऊपर जाएगा, और जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें हिंदी, इंग्लिश, मराठी 3 भाषा में अभी हम लोग जवाब दे रहे हैं। हालांकि कोशिश हम वो किसी भी भाषा में दे सकते हैं, अगर हमारे जो साइंटिस्ट हैं जो कन्नड़ वाले हैं या दूसरी भाषा के हैं तो वो अगर पॉसिबल होगा उसका भी दिया जाएगा, नहीं तो हिंदी, इंग्लिश और मराठी में तो हम लोग दे ही रहे हैं। आर्टिकल भी हम विभिन्न भाषाओं में डाल रहे हैं, या हमारे वेबसाइट पे होगा, उसका लिंक आपको इसके ऊपर मिलेगा। इसका इनॉग्रेशन अभी हमारा पिछले महीने में हमारे डीडीजी साहब ने किया था, और इसमें सारे अपने यूनिवर्सिटी से भी लोग थे। और ये सारे लिंक हैं जो आपको हमारे वेबसाइट पे अलग अलग चीज़ों के लिए आर्टिकल्स मिल जाएंगे। आप हमारा एक सोलापुर अनार ऐप भी है जिसको डाउनलोड करके उसके थ्रू भी वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो ये अलग अलग लिंक हैं जो कि आप, एक और भी है जिसमें कि हमारे 124 प्रश्नों का उत्तर है, मराठी, हिंदी और इंग्लिश में, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस करके है वो, और डिफरेंट आर्टिकल्स भी आपको मिल जाएंगे। तो इसी के साथ मैं ये यहाँ खत्म करती हूँ, और आप कोई प्रश्न चाहें तो हम वो प्रश्न पूछ सकते हैं।